नमस्कार मेरे से न्यू एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें? चैप्टर फर्स्ट। और इस चैप्टर का क्या नाम है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि जो पदार्थ होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों कि मैटर होता क्या है। तो मैटर किसे कहते हैं? इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज़ मास, यानी कि जो हमारे आसपास जो भी दिख रहा है आसपास, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मैटर कहते हैं। जो क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई, यानी कि जगह घेरता है, उसको हम क्या बोलेंगे? जगह घेरता है। सपोज करो कि तुमने कोई पेन रखा है यहाँ पे, तो पेन क्या कर रखा है? जगह घेर रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। और उसके पास क्या होता है? कुछ ना कुछ मास होगा, उसका कुछ ना कुछ क्या है? वजन है या मास है। तो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। एक और बात, मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो मैटर किससे बना है बच्चों? पार्टिकल से बना है। शुरू से बात करेंगे किसकी? मैटर की। तो मैटर किसे कहते हैं? इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज मास, यानी कि जो जगह घेरता हो और उसके पास क्या हो? मास हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मैटर कहते हैं। और मैटर किससे बना है? पार्टिकल से। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब बात किसकी आ गई बच्चों? पार्टिकल्स की। हम इस पार्टिकल के पीछे पढ़ेंगे कि पार्टिकल कहते किसे हैं। तुम्हें इतना पता चल चुका है कि मैटर किससे बना पड़ा है? पार्टिकल से। किससे? पार्टिकल से। यानी कि अब बात करेंगे किसकी? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। तो इसकी पहली बात आती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं बच्चों? मूविंग, यानी कि इधर उधर घूमते रहते हैं। तुमने देखा होगा जैसे कि कोई लड़का परफ्यूम लगा के आता है तो उस परफ्यूम की स्मेल बहुत दूर तक चली जाती है। तो इसका मतलब उस परफ्यूम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और सेकंड पॉइंट क्या था बच्चों? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जो बच्चों जो पार्टिकल्स होते हैं ना, किसके? मैटर के, उसके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। स्पेस का मतलब जगह होती है। तुमने एक चीज़ देखी होगी, जैसे हमारे पास सपोज करो यहाँ पे क्या है बच्चों? पानी है, और पानी का लेवल कितना? इतना है। तो जब हम इसके अंदर क्या डालते हैं? शुगर या कोई सॉल्ट ऐड करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका जो पानी का लेवल होता है वो क्या रहता है? सेम रहता है, वो बदलता नहीं है। तो हम सोचेंगे कि हमने तो इसके अंदर क्या डाला है? शुगर डाली है, तो उसका लेवल क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसका लेवल बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि जो पानी के वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में क्या है? स्पेस है। और जो शुगर जाएगा और या सोल्ट जाएगा वो उसके अंदर क्या होगा? एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो भी पार्टिकल्स होता है वो जो होता है उसके बीच में क्या होता है बच्चों? स्पेस होता है। तो इसलिए हमने क्या बोला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, उनके बीच में क्या होता है बच्चों? स्पेस होता है। अब तुम्हें यह भी पता होगा कि तीसरा इसकी कैपेसिटी आती है बच्चों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसके? मैटर के, उसको क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते रहते हैं। किससे? उनके पास एक फोर्स होता है, उसको बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे 3 पॉइंट बताया मैंने आपको कि पहले तो पार्टिकल्स किसे कहते हैं? ये इट इज़ एनीथिंग, ये कुछ भी नहीं है, ये इसके पास है क्या? जो जगह घेरता है, स्पेस होता है, और उसके पास क्या होता है बच्चों? मास होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। और इसमें इसकी जो मैटर होता है वो किससे बना है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स की कितनी होती है? 3। पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है? कंटिन्यूसली मूविंग होता है। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है उसके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। और जो पार्टिकल्स होता है वो क्या करता है? उनके बीच में क्या करता है? अट्रैक्ट ईच अदर। तो उसकी 3 प्रॉपर्टी याद करना। और हम बात करेंगे कि जो मैटर होता है कौन होता है? MATTR। मैटर का मतलब क्या होता है बच्चों? पदार्थ। इसकी टोटल स्टेट कितनी होती है? 3। एक होती है बच्चों सॉलिड, एक होती है बच्चों लिक्विड, एक क्या होती है बच्चों? गैस। तो इसकी टोटल जो स्टेट होती है वो कितनी होती है? 3 स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे एक होता है सॉलिड, एक होता है बच्चों लिक्विड, एक होता है बच्चों गैस। और इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तुम्हें पता होगा जो पानी होता है ना, वाटर, वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड में भी पाया जाता है, और लिक्विड में भी पाया जाता है, और गैस में भी पाया जाता है। जैसे कि सॉलिड का लिक्विड पानी होना क्या हो गया? लिक्विड हो गया। पानी का बर्फ जमना क्या हो गया? सॉलिड हो गया। वेपर बनना वो क्या कहलाएगा? गैस कहलाएगा। तो एक मात्र ये मान के चलो कि जो पानी है, वाटर है, उसकी कितनी स्टेट में पाया जाता है? तीनों स्टेटों में पाया जाएगा। कौन सी स्टेट? एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, और एक है
गैस। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकली स्टेट कितने होते हैं बच्चों? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम पढ़ेंगे कि सॉलिड में और लिक्विड में और गैस में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, उसके बाद पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हम कौन सा स्टेट? गैसीय स्टेट, यानी कि गैस स्टेट। और इसको यहाँ पे आराम से पढ़ेंगे। देखो, जो सॉलिड होता है बच्चों, उसके एक डेफिनेट शेप होती है, यानी कि उसकी एक आकृति होगी। जैसे हमारे पास सॉलिड टेबल है, उसके कुछ ना कुछ शेप होती है, तो इसका मतलब सॉलिड की क्या होती है? शेप होती है। और उसके पास बच्चों क्या होता है? वॉल्यूम भी होता है। एक और बड़ी बात, उसको हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं क्या? दबा सकते हैं क्या? उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा है कि हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबल, यानी कि उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उसको बोलेंगे इनकम्प्रेसिबिलिटी, यानी कि उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो सॉलिड स्टेट में 3 चीज़ें याद करनी है, उसका एक डेफिनेट शेप होता है, और एक उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और वो क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है। अब ध्यान रखना, उसका जस्ट अपोजिट हम चलेंगे कहाँ पे? गैस पे। तो गैस का क्या होता है बच्चों? इसका नो डेफिनेट शेप, उसकी कोई आकृति नहीं होती, उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन उस पर क्या होता है बच्चों? हाई कंप्रेसिबल, यानी कि गैस को तुम कितना भी कंप्रेस कर सकते हो। तुमने देखा होगा जैसे कि सिलेंडर वगैरह आते हैं, उसके अंदर बहुत सारी गैस भर के लाते हैं। तुम्हें पता है कि 2 प्रकार की गैस, यहाँ पे हम दो गैसों का नाम पढ़ेंगे, तो सीएनजी और एक एलपीजी। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है बच्चों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जो सीएनजी गैस होती है, जो तुम्हारे व्हीकल नहीं होते, वाहन, गाड़ी वाड़ी, उसके अंदर यूज किया जाता है। और जो एलपीजी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो कहाँ पे यूज होती है? घरों में, किचन के अंदर यूज करते हैं हम सिलेंडर के अंदर। वो कौन सी गैस होती है? एलपीजी। तो बच्चों मैंने क्या बताया कि सॉलिड का क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है। और गैस क्या होता है? इसके अंदर नो डेफिनेट शेप होती है, नो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और ये क्या होता है बच्चों? हाई कंप्रेसिबल होता है। एक आता है बच्चों कौन सा? लिक्विड स्टेट। तुमने पानी तो देखा ही होगा, और क्या पानी का कोई शेप होता है या नहीं होता? तो कोई शेप नहीं होता। तो यहाँ हम बोलेंगे नो डेफिनेट शेप। लेकिन बच्चों पानी का क्या होता है? वॉल्यूम होता है, और इसको तुम कंप्रेसिबल भी कर सकते हो। लेकिन क्या कंप्रेसिबिलिटी? लो कंप्रेसिबिलिटी आता है। तो ज़्यादा कंप्रेस किसको कर सकते हो तुम? गैस को। उससे कम कंप्रेस किसको कर सकते हो? लिक्विड को। सॉलिड को तुम कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि गैस के अंदर हाई कंप्रेसिबल, लिक्विड के अंदर लो कंप्रेसिबल, और सॉलिड के अंदर इनकम्प्रेसिबल। और सॉलिड के अंदर होता है डेफिनेट शेप, और लिक्विड। तो हम क्या पढ़ रहे थे? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में बता दिया कि डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम और इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड में बताया मैंने क्या? लिक्विड में बताया कि ये डेफिनेट क्या होता है? इसका वॉल्यूम, लेकिन नो डेफिनेट शेप, और क्या होता है? लो कंप्रेसिबिलिटी। और गैस में क्या होता है? नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन क्या होता है बच्चों? हाई कंप्रेसिबिलिटी। और गैस में मैंने 2 बताया, एक सीएनजी और एक एलपीजी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का यूज कहाँ होता है? व्हीकल, यानी कि वाहनों के अंदर। एलपीजी का यूज होता है घरों में, किचन के अंदर, जो कि सिलेंडर में भरी जाती है। और उसको क्या किया जाता है? हाई कंप्रेस किया जाता है। इसका मतलब दबा दबा के भरा जाता है। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि मैटर की 3 स्टेट होते हैं, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। कभी कभी क्या होता है बच्चों? सॉलिड को हम डायरेक्टली लिक्विड में चेंज ना करके हम गैस में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मेल्टिंग, या दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? उसका फ्यूजन कह सकते हैं। और जब लिक्विड को सॉलिड में चेंज करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। याद रखना, सॉलिड को लिक्विड में क्या होता है? मेल्टिंग। ऐसे याद कर लो कि सॉलिड क्या है? तुम्हारा बर्फ, लिक्विड क्या है? तुम्हारा पानी। तो बर्फ को पानी में कैसे बदल सकते हैं? मेल्ट करके। तो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। और लिक्विड को जब सॉलिड बनाएंगे, यानी कि पानी को जब बर्फ बनाएंगे, तो उसको किसका क्या बोलेंगे? उसको फ्रीजिंग बोलेंगे। एक आता है बच्चों लिक्विड से गैस में, पानी का गैस में, वेपर में बनाना क्या कहलाता है बच्चों? इवेपोरेशन। और गैस का लिक्विड में बनाएंगे तो क्या बनेगा? कंडेंसेशन। एक और बड़ी बात है बच्चों, सॉलिड को डायरेक्ट लिक्विड में चेंज नहीं किया, किस में बदल दिया? गैस में। उसे कहते हैं हम सब्लिमेशन। ये की जो वेरी वेरी मोस्टेस्ट के बारे
बारे में हम डिस्कस करेंगे। और गैस को सॉलिड में करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिपोजिशन। तो ये कन्वर्जन ध्यान रखना, सॉलिड का लिक्विड में होता है मेल्टिंग और लिक्विड का सॉलिड में होता है फ्रीजिंग, और लिक्विड का गैस में होता है इवेपोरेशन और गैस का लिक्विड में होता है कंडेंसेशन। एक होता है सॉलिड का गैस में सब्लिमेशन और गैस का सॉलिड में डिपोजिशन। ये तीनों की कन्वर्जन ध्यान रखना। एक मैटर के 3 स्टेट होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को डायरेक्ट लिक्विड में ना चेंज करके डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करना, गैस में, क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। और गैस का सॉलिड में करना क्या कहलाएगा, डिपोजिशन। तो दोनों चीज याद रखना। अब मैं आगे बताता हूँ तुम्हें कि यहाँ पे आप देखोगे कि सब्लिमेशन क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ सॉलिड। सॉलिड को किस में चेंज कर रहे हैं, डायरेक्टली हम किस में चेंज कर रहे हैं, वेपर यानी कि गैस के अंदर। उसको हमने किस में चेंज नहीं किया, लिक्विड में। तो सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में यानी कि गैस में कन्वर्ट करें, उसे हम कहते हैं बच्चों सब्लिमेशन। और उसका एक एग्जाम्पल याद करना, क्या होता है बच्चों, कैम्फर यानी कि कपूर। और एक क्या होता है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। ये किसके उदाहरण है बच्चों, सब्लिमेशन के। एक और आता है बच्चों इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसमें एक चीज याद रखना बच्चों, एक होता है ड्राई आइस। आपने देखा होगा कि ड्राई आइस किसे कहते हैं बच्चों, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। और इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। इसका मतलब जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, और ध्यान रखना कि जो सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस में चेंज करेंगे, गैस में। कौन सी गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या सॉलिड को मैंने लिक्विड में चेंज किया, क्या नहीं, सॉलिड को किस में चेंज किया मैंने, गैस में। ध्यान रखना, ड्राई आइस किसे कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। मैंने बताया बच्चों सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसे कहते हैं, सॉलिड का डायरेक्टली कन्वर्ट करना किसमें, गैस में, उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। एग्जाम्पल कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड यानी कि कपूर और अमोनियम क्लोराइड। एक और बताया था मैंने, क्या बच्चों, एक बताया था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। और उसमें मैंने आपको क्या बताया बच्चों, एक बताया सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किसका को हम क्या कहते हैं बच्चों, ड्राई आइस, जिसको हम चेंज करते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करेंगे किसकी, इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन का मैंने तुम्हें पहले बताया था। देखो यहाँ पे किसे कहते हैं, लिक्विड को किस में चेंज कर रहे हैं, गैस में। अगर हम लिक्विड को किस में चेंज करें, गैस में, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन एक फिनोमेना होता है और सरफेस फिनोमेना होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड को चेंज करते हैं किसमें, वेपर यानी कि गैस में। और गैस में चेंज करेंगे लेकिन कौन से टेम्परेचर पे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे अगर तुम्हारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाए किसमें, वेपर में, तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। मतलब क्या हुआ, सबसे इससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब किसी चीज़ का उबलना। और पानी कितने सेल्सियस पे उबलता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस पे। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इवेपोरेशन किसे कहते हैं कि एक सरफेस फिनोमेना होता है जिसपे हमारा लिक्विड चेंज होता है किसमें, वेपर में। लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, कम। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे अगर तुम्हारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाए किसमें, वेपर में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। क्या कहेंगे उसे, इवेपोरेशन। अब देखो यहाँ पे इसके फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि जो एक आता है ना, फैक्टर आते हैं, कारक आते हैं जो इवेपोरेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसमें आता है बच्चों एक्सपोज सरफेस एरिया। इसका मतलब तुमने देखा होगा कि जो हम कपड़ा सुखाने जाते हैं तो उस कपड़े को हम क्या करते हैं, उस कपड़े को जब सुखाने जाते हैं, जब आप इकट्ठा करके डाल दें तो सुखाने में क्या लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर उसका एरिया बढ़ा दें तो उसमें टाइम क्या लगता है बच्चों, कम लगता है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो उसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है ना, वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो तुम्हें लिखना है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन तब इंक्रीज होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमने सरफेस एरिया को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मतलब कपड़े को तुमने फैला के सुखाया है, अगर फैला के सुखाएंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा होगा। यानी कि जो तुम्हारा जो लिक्विड होता है ना, पानी, वो वेपर में ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको क्या करता है, सरफेस एरिया इसको क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। एक आता है दूसरा टेम्परेचर। अब तुम्हें पता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो तुम्हारा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। एक आता है बच्चों ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, यानी कि पानी, ये जो वाष्प होती है ना हवा, उसके अंदर पानी की मात्रा, अगर उसके अंदर पानी की मात्रा है तो कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। इसका मतलब अगर तुम्हारी ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज है, कम है, तो तुम्हारा रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, ज़्यादा। तो ये उल्टा होता है, अगर ह्यूमिडिटी तुम्हारी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, कम होगा। एक आता है विंड, अगर हवा की स्पीड ज़्यादा है तो तुम्हारा रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि कपड़े जल्दी सूखेंगे। जब ज़्यादा हवा तेज चलेगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, ऐसा मान के चलो। और विंड, हवा जल्दी चलेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। और एक है तुम्हारा एरिया ज़्यादा होगा तो भी कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज। इसके अंदर भी क्या बताएंगे, अगर विंड स्पीड ज़्यादा है, इंक्रीज है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल याद रखना, इसके एग्जाम्पल एग्जाम में आएंगे। जब हम व्हेन वी पुट ऑन एसीटोन ऑन हैंड, अगर तुम एसीटोन को अपने हाथ पे डालोगे तो हमें कैसा फील होता है, कूल फील होता है। और ये कूल फील क्यों होता है, वो उसका कारण क्या होता है, इवेपोरेशन। क्या होता है, इवेपोरेशन। एक तुमने देखा होगा कि हमारे घरों में क्या होता है, हम स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड, तो मिट्टी होती है उसके ऊपर क्या छिड़कते हैं, हम पानी छिड़कते हैं। कब, गर्मियों के अंदर। क्यों छिड़कते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगी, ठंडा फील हो। तो उस ठंडा फील करने के पीछे कारण क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। और गर्मियों में हम कौन सा कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, क्योंकि कॉटन वाले जो कपड़े होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं और वो पानी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, इवेपोरेशन के। किसके, इवेपोरेशन के। अब हम बात करेंगे किसकी, एक आता है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इधर याद रखो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कौन सा पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जहाँ पे बर्फ जो होगा, आइस होगा, वो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जहाँ पे पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा, उसे वो कितना होता है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.16 केल्विन होता है। यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे 273 केल्विन भी लिख देते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 273.16 केल्विन। इसको हम बोलेंगे शॉर्ट में क्या ना, अप्रोक्सीमेट 273 केल्विन। अब तुम्हें इसके ऊपर क्या आएंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि सपोज करो हमें तुम्हें यहाँ तो ये तो लिखना है, ये तो तुम्हें क्या करना है, याद कर ही लेना है। अगर तुमसे पूछे एग्जाम में कि 50 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, तो सेल्सियस किधर है, सेल्सियस के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्सियस लिखेंगे। तो तुम्हें इन दोनों का डिफरेंस है करना है। डिफरेंस का मतलब अंतर, यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे। तो 50 में से -0 करेंगे तो कितना आया, 50 आया। तो जितना अंतर इधर आएगा उतना ही इधर क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे प्लस का क्या कर देंगे 50, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 का 3 और 7 और 5 कितना होता है 2, और यहाँ पे 323 क्या आ जाएगा, केल्विन। तो यहाँ पे क्या समझ में आया तुम्हें कि जो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होता है, 273 केल्विन। तुम्हें कुछ से पूछ सकता है कि 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर कितना केल्विन होगा। तो सेल्सियस दिया तो उसको सेल्सियस के नीचे लिखेंगे और केल्विन दिया तो उसको केल्विन के नीचे लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं तुम्हें। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, क्या 293 केल्विन। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 273 केल्विन। अभी केल्विन किधर लिखेंगे, केल्विन के नीचे लिखेंगे। कितना है यहाँ पे 293 केल्विन। मैंने बताया था इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इधर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इनमें से डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करके। जैसे 293 में से 273 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 20। कितना है यहाँ पे 20। तो 20 का जो डिफरेंस आया है उधर क्या कर देंगे हम लोग, उसको ऐड कर देंगे। तो 0 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब 293 केल्विन में कितना सेल्सियस होता है, 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये वाला एग्जाम्पल लो, हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे 273 केल्विन होता है। अभी भी केल्विन के नीचे है तो उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, केल्विन के नीचे। कहाँ लिखेंगे, केल्विन के नीचे।
अब आगे देख, तो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 470 केल्विन है और केल्विन के नीचे केल्विन लिख दिया। हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या निकालेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस करेंगे। अब माइनस करो, यहाँ पे 470 में 273 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना 10, कितना आएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना आएगा 3 में से 2, यहाँ पे 16 में से यहाँ पे आ जाएगा। सही है। हाँ, यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे हमने बताया 470 कैलोरी, तो 70 कैलोरी के नीचे ऐसे कैसे रख दिया। इन दोनों को क्या निकालेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। तो दोबारा एक बार चेक करो आराम से कि 470 में 273 माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 में से 2 निकाला तो 1, यहाँ पे आएगा 197। तो डिफरेंस कितने का है, 197 का। और जो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा उधर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 0 में 197 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 197 डिग्री में क्या आएगा यहाँ पे, सेल्सियस। तो इसका आंसर, इसको किस में चेंज करना है, सेल्सियस में। चेंज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो सेल्सियस में चेंज करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 190 डिग्री सेल्सियस। और इसको चेंज किया तो कितना आया था, 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान है, इसको तुम इजीली क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो।